नमस्कार साथियों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ हेमंत लोढ़ा जी से, जो कि जिनके बारे में मैं क्या बताऊँ, उनका व्यक्तित्व तो बहुआयामी व्यक्तित्व है, मल्टीफेस्टेड पर्सनैलिटी हैं वो और वो एक बहुत जाने-माने नागपुर के सीए हैं और कम से कम 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में वो घूम चुके हैं, इधर-उधर जा चुके हैं, बहुत लंबा-चौड़ा उनका अनुभव है और कई तरह की बड़ी रोचक और बड़ी जानकारीपूर्ण बातें हम उनसे आज सुनने जा रहे हैं। मैं पूर्णिमा पाटिल पत्रकार हूँ और आज उनसे बातचीत करूँगी और मुझे आशा है कि मेरे जो भी आप श्रोतागण हैं, उन्हें बहुत अच्छी-अच्छी और बहुत उपयोगी बातें सुनने को मिलेंगी। तो हेमंत जी की एक छोटी-सी यदि इंट्रोडक्शन देना चाहूँ उनका परिचय, तो वो सीए भी हैं, ऑथर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, पोएट भी हैं, सोशल वर्कर हैं, बिज़नेस लीडर हैं, स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल सीकर हैं। उन्होंने ढेर सारी बुक्स लिखी हैं और वो पुस्तक प्रेमी होने के साथ बहुत कुछ पुस्तकों को लेकर पुस्तकों के प्रति लोग कैसे आकर्षित हों, उसके लिए भी वो पुस्तकों का फेस्टिवल भी करते हैं। ये सारी बातें आगे हम धीरे-धीरे सुनेंगे उनसे और वो डायरेक्टर एट एसएमएस लिमिटेड हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एसएमएस एनवो केयर लिमिटेड हैं और वो फाउंडर ऑफ हेल्प लिंक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, बहुत कुछ है। तो क्यों ना हम चलिए उन्हीं के मुँह से सुने कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। लेकिन चूँकि वो सीए हैं, वो प्रोफ़ेशनल वे में हैं। चूँकि वो कहीं के कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रीज़ के वो डायरेक्टर हैं, लेकिन वो बात नहीं। सबसे पहले तो हम चूँकि वो पुस्तक प्रेमी हैं और बहुत सुंदर लिखते हैं, तो हम उनसे सबसे पहले चाहेंगे कि वो एक दोहे से अपनी बात शुरू करें। तो लोधा जी बहुत-बहुत नमस्कार और बहुत नमस्कार। अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर और बहुत सारी बातें आपसे हमको सुननी है। तो आप कुछ आपकी इतनी सारी आपने जो पुस्तकें लिखी है, उसमें से कोई एक छोटा दोहा हमको सुनाइए। नमस्कार पूर्णिमा जी। जी, जी, आपका नमस्कार। बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद कि जी, आपने मुझे अपने इंटरव्यू के लिए चुना। आप अगर कह रहे हैं कि दोहे से शुरुआत जी, करूँ, जी, तो जी। वैसे मैंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। जी हाँ, लेकिन अब आप पहला कदम बढ़ा रहे हैं, तो उस पे ही दोहा है बिल्कुल, कि बिल्कुल। पहला कदम बढ़ाइए, अच्छा, पहला कदम बढ़ाइए, चलना मील हजार। ये ओके। इंटरव्यू बहुत देर तक चलेगा। जी, जी। और रुको कभी ना राह में, हुँ। रुको कभी ना राह में, जय 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 बारंबार। अरे वाह, वाह, वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस जी, जी, हाँ जी। जी, हाँ जी। तो लोधा जी मुझे ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पर हमारा जो नागपुर का जो एक चिटनवी सेंटर है हुँ, हुँ। और बहुत ही मतलब वो एक तरह से नागपुर की शान है, हुँ, हुँ। जहाँ बहुत अच्छे-अच्छे कार्यक्रम तो होते ही हैं। हुँ। लेकिन उसमें एक अनोखा और एक जैसे बोलते हैं कि यूनिक आपने एक जो शुरू किया है कि वहाँ आप पुस्तकों का फेस्टिवल लगाते हैं। हाँ। तो और इसके कारण क्या हो गया है कि कई पुस्तक प्रेमी जो हैं, पुस्तक पढ़ने वाले, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म आपने दिया है हुँ, हुँ। और यहाँ तक कि उनको खुद उसमें भाग वो लेने की बात तो अलग हो गई, कई बड़े-बड़े पूरे भारतवर्ष से क्या इंटरनेशनल भी ऐसे स्पीकर आते हैं जिनको हुँ, सुनने हुँ। का उनको अवसर आपने दिया है। हुँ। तो मैं चाहती हूँ कि एक छोटी-सी आप संक्षिप्त जानकारी इस बारे में हमें दें। हाँ, तो एक्चुअल में ऐसा है कि ये सिर्फ़ मेरा आइडिया नहीं है। जी, हम एक कुछ लोग मिलके हमारे दिमाग में ये एक आइडिया आया जी, कि जैसे जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल और बहुत से सिटीज़ अपना एक जी, लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जी, तो क्यों ना हम नागपुर में भी एक लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करें। जी। तो कोविड के पहले हमने पहला लिटरेरी फेस्टिवल लिया था, हुँ, हुँ। जिसका नाम है विदर्भ लिटरेरी फेस्टिवल। अच्छा, और फॉर्च्यूनेटली उन्होंने मुझे ही फाउंडर प्रेसिडेंट बनाया। जी। तो उसमें ये प्रोग्राम 2 दिन होता है हुँ, हुँ। और मेन फ़ोकस इंग्लिश लिटरेचर है उसके अंदर जी। और नॉन फ़िक्शन है। हाँ, फ़िक्शन हाँ। पे नहीं लाते हैं किसी को हुँ, भी। हुँ। करीब 40 टू 45 ऑथर्स को अच्छा, अलग-अलग देश में अलग-अलग कोने से जी, बुलाते हैं जी, और उनके प्रोग्राम्स होते हैं जी। और करीब-करीब 2 से 2,500 लोग मतलब उस प्रोग्राम को 2 दिन के अंदर अटेंड करते हैं। जी। तो मेन उद्देश्य यही था कि लोगों में पढ़ने और लिखने की एक इच्छा जागृत हो जी, जी, जी। और उसके ऊपर काम नहीं, करें। बहुत हाँ अच्छा, जी। बहुत आपका अभिनंदन। और दूसरा मैं ये लोधा जी पूछना चाहूँगी कि आपका प्रोफ़ेशनल इसमें तो आपका बहुत नाम है और काफ़ी प्रतिष्ठित आपका नाम है यहाँ नागपुर में एज़ अ सीए।
लेकिन मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे कि आप बहुत अच्छा सोशल वर्क में भी अपना समय दे रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये एजुकेशन को लेकर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नीडी बच्चों के लिए। और जैसा कि मैं जब भी कौन बनेगा करोड़पति देखती हूँ, तो उसमें मेरे को कई बार ये बातें ऐसी लगती है कि काश जो अमिताभ बच्चन जिन बच्चों को ये बुला रहा है, जिन प्रतिभागियों से बात कर रहा है, तो मैं देखती हूँ कि वो इतना बढ़िया आंसर देते हैं, इतना नॉलेज रखते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात होती है, तो इतना दुख होता है कि काश इन बच्चों को यदि सारी सहूलियत मिलती तो ये कहाँ की कहाँ जाते। जबकि उनके घर में टीवी नहीं है, किसी के दादी या उनके जो पिताजी है मजदूरी कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं और बेच रहे हैं और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे वक्त पर ऐसा देखते हुए जब आप नीडी बच्चों के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। इसकी भी थोड़ी जानकारी दीजिए। तो एक्चुअल में करीब 2006 के अंदर मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम जो नीडी बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए कुछ करें, क्योंकि मैं मेरी ज़िंदगी में जितनी भी सफलता है उसका श्रेय एजुकेशन को ही देता हूँ। और तो फिर सबसे पहले थॉट आया कि व्हाई नॉट टू विजिट जिला परिषद स्कूल, क्योंकि जिला परिषद स्कूल गांवों के अंदर होती है और वहाँ पे हमें एक एक्चुअल स्थिति क्या है वो देखने को मिलेगी। तो हमने यहाँ नागपुर के पास ही वाड़ी के अंदर जो कि बहुत ही नजदीक है, ऑलमोस्ट शहर में ही है, वो स्कूल विजिट की थी और देख के मतलब इतना दुख हुआ था कि बच्चों के पास कोई बैग नहीं है, एक प्लास्टिक की थैली में अपना सब कुछ लेके आते हैं, या पाँव में जूते नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, और मतलब कॉपी एक ही कॉपी के अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सब कुछ कर रहे हैं। इवन स्लेट भी टूटी फूटी है। कई बच्चे स्लेट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय हमने डिसाइड किया कि ठीक है, स्कूलें तो हमारे गवर्नमेंट ने बहुत कुछ बना रखी है, टीचर्स भी हैं, बच्चे भी हैं जिनमें प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिक जो एजुकेशन मटेरियल है उसकी कमी है। तो हमने एक प्रोग्राम चालू किया, कैफे चाइल्ड अडॉप्शन फॉर एजुकेशन। तो उस प्रोग्राम के अंदर हमने एक स्कूल बैग डिजाइन किया, जिसमें स्कूल बैग के अंदर कॉपीज, पेंसिल, रबर, इरेजर, शूज, 2 यूनिफॉर्म, इस तरह से करीब 12 आइटम हमने इकट्ठे करके उसके वो पूरे बैग को हम देते हैं। और मतलब अभी तक हमने करीब 15-16 साल के अंदर करीब हमने अभी तक 40,000 से ज्यादा बच्चों को वो किट डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। तो उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मेरे पैसे से सब कुछ करता हूँ, तो लोग बाग उसमें डोनेट करते हैं। तो जैसे एक किट की कीमत करीब 1,000 रुपए होती है, तो कोई 10 बच्चों के लिए, कोई 100 बच्चों के लिए, कोई 500 बच्चों के लिए हमें फंड्स देता है। हम वो सब चीजें इकट्ठे करते हैं, बच्चों के हिसाब से, उनके नाप के हिसाब से, यूनिफॉर्म और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कुछ सब प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, राइट। अच्छा, तो ये तो आपका ये सोशल फील्ड में कार्य होगा, लेकिन मैंने देखा है कि आपकी तो इतनी बुक्स आपने लिखी है और एक से बढ़कर एक लिखी है। तो ये आपको लिखने का शौक पहले से था, या आपने कैसे सोचा कि ये मतलब इस विषय पे लिखना है? फिर इसमें कई आपकी ऐसी एंशिएंट बुक भी है जो कि आपने भगवत गीता जैसे ले ली, तो उसको आपने बड़ी ही सरल भाषा में एक जन सामान्य के लिए उपलब्ध करा दिया है कि उसको वो तुरंत पढ़ ले और समझ ले। तो ये सारी चीजें आपने आपकी आइडियाज कैसे आई, कुछ बताएंगे? थोड़ा सा लंबा आंसर है इसका। तो करीब 94-95 में मतलब मेरे को एक किसी ने प्रेरित किया कि हमें बुक्स पढ़ना चाहिए, अदर देन हमारी जो प्रोफेशनल बुक्स है उसको भी पढ़ना चाहिए। तो तब मैंने बुक्स पढ़ना चालू किया और मुझे जो भी एक अच्छी बात लगती थी तो मैं नोट करने लगा। और 98-99 में मेरे पास में बहुत सारे नोट्स कलेक्शन हो गए, विच आई कॉल वर्ड्स ऑफ विजडम। तो मतलब जो लोगों ने अपनी अच्छी बातें कही, तो उसका मैंने संकलन करके एक पहली पुस्तक निकाली, वर्ड्स ऑफ विजडम। वर्ड्स ऑफ विजडम। तो क्या होता है कि जब आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और जब आप ये नोट्स करते हैं तो आपके मन में भी कुछ ना कुछ ख्याल आने लग जाते हैं। तो फिर मेरा जर्नी चालू हुई कि 2 लाइन लिखूं, फिर एक पैराग्राफ लिखूं, और फिर
पूरा एक पेज लिखने लग गया। अच्छा अच्छा। तो मैंने बहुत सारे ब्लॉग लिखे, करीब 300 सवा 300 जी जी ब्लॉग्स जी लिखे। जी। अच्छा। इंग्लिश में भी लिखे, उनका जी कुछ जी का जी। हिंदी में हाँ, या ट्रांसलेशन मेरे भी। ख्याल से ये कुछ किताब पढ़ी है, कौन सी हाँ, आपकी, और शायद ये जो है, हाँ ये नेक्टर ऑफ विजडम करके, हाँ। ये मेरे करीब अरे वाह। 300 ब्लॉग्स हैं। अच्छा अच्छा 300 ब्लॉग्स है इसमें। अच्छा तो अच्छा। वो, और इसी को मेरे को कहीं हिंदी में भी आपकी दिखी है। हाँ, हिंदी में ये इसका हाँ। नाम मैंने दिया है गागर में सागर। अच्छा। तो इस तरह से हाँ। ये ब्लॉग्स हैं। अच्छा। ये सभी ब्लॉग हाँ। एक ही पेज के हैं, अच्छा। और जिंदगी में जो हमारी एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बेटर करने के लिए जो जरूरत है उसके ऊपर लिखे गए हैं। अच्छा अच्छा। और उसमें हर एक के अंदर नीचे करीब 4-5 टिप्स दी हुई है अच्छा, कि तो एक आध हमको टिप्स पढ़ के सुनाइए जरा। जैसे ब्लॉग का है, जी। उत्साह से उत्साह बढ़े। अच्छा। तो नॉर्मली जब कोई हमें हाँ एंकरेज करता है और हम हाँ किसी को एंकरेज करते हैं जी। तो पूरे ग्रुप में एंकरेजमेंट आ हाँ जाता हाँ है। हाँ हाँ। तो उसके ऊपर जैसे टिप्स है अच्छा। कि सकारात्मक सोचो, हाँ सकारात्मक बोलो, हाँ सकारात्मक करो। हाँ हाँ। अभी यानी वर्तमान क्षण का आनंद लो। हम्म खुश मिजाज रहो और दूसरों को भी खुश मिजाज हम्म। रहने के लिए प्रेरित करो। जी। समस्याओं को मौका मानो। हाँ मतलब समस्या है तो हम कुछ उसमें हाँ से कुछ हाँ। कर सकते हैं। उसमें भी एक अवसर हाँ, ढूंढ उसमें भी सकते अवसर हैं। ढूंढ जी सकते जी हैं। जी जी। हाँ, मैं कर सकता हूँ और हाँ, मैं करूंगा ही को अपना हाँ, मिजाज बना लो। करेक्ट करेक्ट। उस पे मेरे जो दोहे हैं, हाँ जो हाँ। मेरे दोहे के गुरु हैं अविनाश अच्छा। जी जी जी। बागड़े, हाँ हाँ। उन्होंने दोहा भी लिखा है, वो भी अच्छा। मैं पढ़ के हाँ सुनाऊंगा। हाँ। यानी यानी आपने जो लिखा उस पे दोहा है। उस पे उन्होंने दोहा अच्छा लिखा, अच्छा उत्साह से उत्साह बढ़े लेकर सबको साथ, अच्छा। मन उमंग से रहे भरा बंदे हाथ में हाथ। अरे वाह, तो इस बहुत तरह अच्छा। से जी जी जी। करीब 300 ब्लॉक्स एक हैं। आध दोहा और एक आध बात और सुनाइए, एक आध टिप्स और सुनिए। बहुत तो सुंदर बात है, ये हमारे दर्शकों के भी अ, बड़े काम में आने जैसे वाली है। और ये भी हमको आप बताइएगा कि ये बुक्स यदि कोई पढ़ना चाहेगा, ये नहीं है आपकी तो ढेरों बुक्स है, वो कहाँ मैं आप उपलब्ध बुक्स होंगी? की आगे जर्नी भी जी बताऊंगा। जी जी। जैसे दूसरा है व्यवहार कुशलता हाँ तय करे सफलता। हाँ। तो उसमें दोहा लिखा है, मतलब हम खुद के अंदाज का हम्म। हरदम रखें ख्याल, हाँ। तेवर से ही आदमी ऊंचा रखता भाल। वेरी तो गुड। इस तरह से हाँ दोहे हैं और ब्लॉक्स हैं। हाँ हाँ। और अच्छा। तो फिर उसके हाँ। बाद में ये ब्लॉक्स का सिलसिला चालू हुआ। फिर करीब 2014-15 के अंदर मुझे अविनाशी बागड़े मिले। हाँ। और ये दोहा कैसे लिखा जाता है उन्होंने मुझे सिखाया कि अच्छा। दोहा में 2 लाइन का होता है, उसमें 4 चरण होते हैं, हर चरण हाँ। में इतनी मात्रा होती है, तो उसकी पूरी एक टेक्निक होती है, वो उन्होंने मुझे सिखाई। तो मैं कुछ-कुछ दोहे लिखने लगा। जी। लेकिन उसके पहले क्या हो गया था कि भगवत गीता पढ़ने की कोशिश की थी, अच्छा। लेकिन हर बार मैं भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करता और फेल हो रहा था। हाँ हाँ। तो एक दिन अचानक ख्याल आया कि क्यों ना भगवत गीता में भी श्लोक होते हैं जो कि हाँ 2 लाइन के होते हैं, हाँ हाँ। और 700 श्लोक हैं, अच्छा। और दोहे भी 2 लाइन के होते हैं। तो क्यों ना पूरी भगवत गीता के 700 श्लोक के 700 दोहे बनाऊं। तो अच्छा। मैंने अपना विचार प्रकट किया अविनाश अच्छा, जी पे। यानी आपने 700 श्लोक के? 700 श्लोक अरे के वाह। 700 दोहे बनाए। अच्छा। हर श्लोक का एक दोहा। अच्छा, और ये क्या उस बुक का नाम क्या रखा? उस बुक का नाम है ये श्रीमद् भगवत गीता रूप कविता। अच्छा, ये थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता रूप कविता। अच्छा अच्छा। तो अविनाश जी ने कहा ठीक है, आप दोहा लिखना चालू कीजिए और मैं उसमें संशोधन करूंगा। हाँ हाँ। तो ऐसे 700 श्लोक के 700 दोहे बनाए। अच्छा। और अगर आपको एक दोहा जी जैसे हाँ, पढ़िए। भगवत गीता का सबसे जो हाँ प्रसिद्ध श्लोक है जी। वो है श्लोक अध्याय 2 का 47 नंबर श्लोक है, जो ये कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन हाँ हाँ। मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। बिल्कुल। तो उसका मैंने हिंदी, अब संस्कृत क्या है हर एक को समझ में नहीं आती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो फल पर तेरा वश नहीं, अच्छा। कर्मों पर अधिकार, मतलब जो फल है उस पे तेरा कोई बिल्कुल। वश नहीं है, सिर्फ तू कर्म ही कर हाँ सकता हाँ। है। तो फल पर तेरा वश नहीं, कर्मों पर अधिकार, फल की आशा हो नहीं, ना अकर्म आचार। अरे ऐसा नहीं वाह। कि भाई फल की हाँ आशा नहीं, हाँ। उसमें कर्म करने लगूं, कर्म भी हाँ। नहीं करूं। तो करेक्ट इस तरह करेक्ट। से मैंने काफी बहुत मतलब अच्छा किया आपने। नहीं, और ये ना बड़ी जल्दी जन हाँ साधारण के लिए तो ये मतलब हाँ, समझने के लिए भी, राइट और वैसे उपयोगी भी है ये राइट। बहुत।
हाँ। तो क्योंकि ना जनरली संस्कृत देख के बहुत से लोग पढ़ राइट। नहीं पाते हैं। तो फिर जैसे अध्याय 5 है, अर्जुन पूछते हैं, हे केशव निश्चित करें उचित रहे क्या बात, हाँ। कर्म योग संन्यास में क्या है अच्छी बात। अरे वाह। जैसे कर्म अच्छा है या संन्यास हाँ, अच्छा है, उसके हाँ। ऊपर प्रश्न था। हाँ, तो हाँ, हाँ। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ। दोनों में कल्याण है, कर्म योग संन्यास होत श्रेष्ठ केशव के कर्मठ योग प्रवास। अरे वाह। तो इस तरह से उसको बहुत हिंदी को सुंदर। सरल करने की कोशिश की। जी, जी, जी। और तो एक बार भगवत गीता के जब फिर मेरे को हाँ। फ्लो आ गया, फिर जी। दोहे कैसे लिखे हाँ। जाते हैं, उसके हाँ। बाद में फिर मैंने करीब 6 पुस्तकें लिखी है जो सिर्फ अच्छा। दोहे पे आधारित है। अरे वाह। तो वो भी सब शास्त्रों पे है। अच्छा। जैसे भगवत गीता पे हाँ, है, हाँ, हाँ। अष्टावक्र गीता है, चाणक्य नीति है। जी। और जैन मैं क्योंकि जैन हूँ, हाँ, तो हाँ। जैन रिलीजन के 3 शास्त्र लिए मैंने, तत्वार्थ सूत्र है, समनुसुत्तम है, इस तरह से 3 अच्छा। शास्त्र लेके उनको भी हाँ, किया। हाँ। तो अभी तक करीब 3000 से ज्यादा दोहे लिखे मैंने अरे बाप रे, सब मिला के। 3000 दोहे। अरे वाह। बहुत तो बढ़िया। फिर धीरे धीरे कविताएं भी लिखने लगा। जी, जी, जी। और नहीं, और फिर बड़ी बात ये है कि आप इंग्लिश में ज्यादा लिखते रहे और आप हाँ। हिंदी पे जो आ गए और इतना इतने 3-3 हजार दोहे लिख डाले, ये कोई छोटी बात नहीं है, काफी बड़ी बात है। और आपने कुछ पुस्तकें भी ऐसी लिखी है, कुछ A to Z, क्या है वो? हाँ, जैसे A to Z ऑफ लीडरशिप, A to Z ऑफ रिलेशनशिप, और कहीं अनकही हिंदी कविता संग्रह। तो ये सब थोड़ा इसके बारे में भी हमको बताइए। तो बेसिकली A to Z ऐसा कंसेप्ट है कि मेरी एक शुरू से आदत रही है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट को समग्र रूप से जानना हो, हाँ। तो मैं उसका A to Z बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। नहीं तो क्या है कि आप किसी भी सब्जेक्ट पे देखेंगे तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, लेकिन संपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते हैं। जी, जी। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी टॉपिक लेता हूँ और उसमें से 26 क्वालिटी या 26 उसके एस्पेक्ट्स अच्छा। ऐसे निकालने की कोशिश अच्छा। करता हूँ जो कि उसके यूनिक है। अच्छा। और उसको A to Z में अरेंज करता हूँ। ओह, अच्छा, अच्छा। लाइक यानी रिलेशन पूरा पढ़ने के बाद उसको हाँ। 26 इसमें बांट देते हैं। हाँ, राइट और फिर राइट A to Z A to Z अच्छा। में अरेंज नहीं, करता हूँ। बहुत अच्छा है। तो यानी कोई अभी लिखना भी चाहे हाँ, तो आपका बहुत ये अच्छा हो बहुत जाता अच्छी है। क्या टिप कि है। आपको 26 तो चैप्टर मिल गए लिखने के बिल्कुल, लिए आराम से, बिल्कुल। लेकिन उसके ऊपर जो रिसर्च करनी पड़ती है कि भाई 26 क्या होने चाहिए, हाँ। कोई डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, हाँ, हाँ। कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, वो जी, बड़ा जी। इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप पे लिखे A to Z, अच्छा। फिर रिलेशनशिप पे लिखे। और अच्छा, तो आप हमको थोड़ा रिलेशनशिप पे कुछ बताएंगे कि यानी आपने क्या बताना चाहा है उसमें? रिलेशनशिप में क्या है ना कि बहुत सी चीजें कवर होनी चाहिए, जैसा कि A फॉर एटीट्यूड है हाँ, हाँ। है ना, B फॉर डू नॉट ब्लेम, ओह, जैसे D डिस्कस डू नॉट आर्ग्यू, अच्छा। है ना। इस हाँ। तरह से E फॉर में भी एंथुसिज्म, हाँ। L फॉर में भी लव। हाँ। तो इस तरह से A to Z क्वालिटी अच्छा। निकाली कि एक रिलेशनशिप को मजबूत रखने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग रखने हाँ। के लिए, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग जी। रिलेशनशिप हमारे बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कम हमारे माता पिता से होते हैं, भाई बहन से होते हैं, पत्नी से होते हैं, बच्चों से होते हैं, ऑफिस में बॉस से होते हैं, सबॉर्डिनेट से होते हैं, पड़ोसी जी। से होते हैं। हर जगह हर रिलेशनशिप ही काम करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप पैसा कमा सकते हो, आप यश भी कमा सकते हो, हाँ, लेकिन हाँ। रिलेशनशिप अगर आपकी पुअर हो तो आप दुखी रहेंगे। दुखी रहेंगे। तो वो रिलेशनशिप को मजबूत कैसे रखा जाए, जी। और अगर ये 26 क्वालिटी अगर आदमी अपने में मन में ढाल ले, जी। तो उसकी रिलेशनशिप डेफिनेटली बेटर होगी। बिल्कुल, ये जैसे बहुत एक S फॉर स्माइल है, बहुत हाँ, से लोगों को हाँ। स्माइल करना ही नहीं आता नहीं है, आता है। और आप एक अनजान आदमी से भी स्माइल करके अपना रिश्ता बना सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस उसका जी, जी, जिस जी। पे नहीं, बुक बहुत लिखे थे। अच्छा है। हाँ नहीं जी। तो ये जो असल में आपने ये जो लिखा है ना, ये आजकल जो समय है ना, इसमें हाँ जी। लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं हाँ जी। और लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया के काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन उनको रिश्ता जो आप बोल रहे रिलेशनशिप, इसके लिए समय नहीं मिल रहा। राइट। वो आपस में साथ में बैठ के बात करने को राइट, समय, राइट। चलते फिरते दौड़ते भागते खाते हैं, निकल जाते हैं, न चैन से राइट। बैठ के खाते हैं, न एक दूसरे से बात करते हैं। और सबसे ज्यादा तो मुश्किल मोबाइल ने कर दी है। राइट। मोबाइल लेके लोग बैठ जाते, पास पास में बैठेंगे हाँ। पर हाथ में मोबाइल रहेगा। तो ऐसे वक्त पर आपकी ये जो पुस्तक है, ये जो रिलेशनशिप को लेकर, ये बहुत काम में आने वाली है। और A to Z आपने लोगों के तो काम में आएगी जो आएगी, जी। मेरे खुद के काम में आती है, जी, क्योंकि जी। जब आप क्या होता है कि आप जब
खुद लिखते हैं जी। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने आचरण में उसको पाल रहे हैं। हाँ, क्या है हाँ। कि हर चीज का पहले आपको ज्ञान होता है और फिर आप जीवन में उतारते हैं उसको। तो जब मैंने रिलेशनशिप पे बुक लिखी तो जी। फिर मैंने अपने आप को सेल्फ एनालाइज हाँ। किया कि मेरी किस किस से रिलेशनशिप खराब है, मैं उसको कैसे बेटर कर सकता हूँ। करेक्ट। तो ये एक एडवांटेज होता है हाँ। पढ़ने का और लिखने का। लिखने का, हाँ बिल्कुल, जी, हाँ बिल्कुल। जी। और जैसे आपने लीडरशिप पे भी लिखा है, ए टू जेड रिलेशनशिप, हाँ। सॉरी लीडरशिप, तो ये भी हमारे श्रोताओं के काम में आ सकती है चीज। बिल्कुल जी। डेफिनेटली। तो लीडरशिप में भी ए टू जेड हो सकते हैं, लाइक आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है, आपको मतलब टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको रिस्क लेनी है, आपको मतलब डेडिकेशन से काम करना है। ऐसे कई सारे गुण एक लीडर में जो चाहिए जी। उनको ए टू जेड के अंदर अरेंज किया हुआ अरेंज है। तो ये सब मेरी बुक्स जो है वो hemantloda.com करके वेबसाइट है जिसके क्या ऊपर हेमंतलोड़ा.com? हाँ hemantloda.com पे ये सब बुक्स फ्री में अवेलेबल है, कोई भी जी। डाउनलोड कर सकता है। अच्छा। अगर उसको इसमें किंडल में पढ़नी है तो किंडल में भी डाउनलोड कर सकता है जी। और पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकता है। अच्छा। करीब 13-14 जितने भी बुक हैं, जी। मेरे जितने भी ब्लॉग्स हैं, सब उसके ऊपर अवेलेबल अच्छा। है, फ्रीली डाउनलोडेबल है। बहुत अच्छा। नहीं, मेरे को लगता है यदि इस पर जाके लोग पढ़ें हाँ तो जी। मुझे लगता है कि ये बहुत उपयोगी साबित होगा। आपने, क्योंकि मैंने कुछ आपकी बुक्स देखी और पढ़ के, हाँ जी। तो मेरे को लग ही रहा है कि बड़ी रोचक भी है हाँ और जी। बड़ी उपयोगी भी है। तो लोड़ा जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप एनवायरनमेंट को लेकर भी आपके काम हैं, मतलब वो आपके हो सकता है प्रोफेशनल वे में आप कर रहे हो, राइट है। और कुछ वेस्टेज जो होता है हाँ। उसको लेके भी आप काम कर रहे हैं। राइट। थोड़ा उसको आप हमें बताइए। तो मैं एक्चुअल में पिछले 20 साल से जी। एसएमएस ग्रुप है नागपुर का, जी। पूरे सेंट्रल इंडिया का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप है, जी। जिसमें 20 साल से कार्यरत हूँ। और वो बेसिकली 3 सेक्टर में काम करते हैं। अच्छा। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड रेल इरिगेशन वगैरह, हाँ। और दूसरा है माइनिंग है, हम माइनिंग भी करते हैं। जी। और तीसरा हमारा वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन अच्छा। है, हाँ। जो 20 साल पहले मैंने ही मतलब उन्होंने मुझे कहा कि ये शुरू करना है तो मैंने ही शुरू किया था। अच्छा। तो उसमें हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कई तरह के होते हैं। एक इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं जो कि फैक्ट्री वगैरह से जो हाँ, कचरा हाँ, निकलता है, वेस्टेज जो, हाँ। जो कि बहुत ही घातक होता है। तो वो हमारे 3 प्रोजेक्ट है, नागपुर में, पूना में और गोवा में है। अच्छा। उसके अलावा हम हॉस्पिटल वेस्ट जितना निकलता है हाँ, हाँ। वो भी बड़ा घातक किस्म का होता है, तो उसको हम हर हॉस्पिटल से कलेक्ट करते हैं अच्छा। और उसको ट्रीट करते हैं साइंटिफिक वे में और उसको साइंटिफिक वे में डिस्पोजल करते हैं। तो अच्छा। हम पूरे मुंबई को कैटर करते हैं, अच्छा। दिल्ली, ओह! लखनऊ, रायपुर, नासिक, औरंगाबाद, पूना, अच्छा। पिंपरी चिचवाड़, करीब 8-9 सिटीज के ओहो! अंदर हम पूरा अच्छा। करते हैं। अच्छा। उसके अलावा वेस्ट वाटर होता है, हाँ। जो कि 2 तरह से निकलता है। एक इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर निकलता है, जी। वो भी ट्रीट करते हैं, और एक जो हमारे घरों से निकलता है जिसको सीवेज बोलते हाँ, हैं। हाँ। तो जैसे आपने कई बार सुना होगा कि नागपुर में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसका पानी ट्रीट होके ये जो यहाँ पे कोराडी में पावर प्लांट है, हाँ, हाँ। वहाँ पे रीयूज होता है। हाँ, हाँ। ये मतलब नागपुर इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है जहाँ सीवेज ट्रीटमेंट का पानी वापस रीयूज होता है। अच्छा। वो हम करीब 130 MLDM 130 मिलियन लीटर पर डे, अच्छा। वो हमारे ही डिवीजन ने बनाया है। अच्छा। और इस तरह से हमने पूरा रायपुर को हम कवर करते हैं। ओके। बहुत सारे करीब 20-25 अच्छा। प्लांट है अच्छा। जो हाँ। मैं वेस्ट मैनेजमेंट में करता अच्छा, हूँ। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, ओके, ओके। हाँ जी। अच्छा, और ये मुझे ये भी पता चला है कि आप कम से कम शायद 30-40 देशों में घूमे हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। कुछ आपका क्या अनुभव रहा इतने सारे देशों में आप जब घूमे, हाँ जी। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? तो एक्चुअल में घूमने का ऐसा हुआ कि सन 1990 के अंदर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली इंडोनेशिया में काम करने की। मैं 1990 से लेके 2001 में इंडोनेशिया में काम किया, और फिर मैंने वहाँ थाईलैंड में भी किया, श्रीलंका में किया, और फिर 2002 में हम लोग वापस इंडिया आ गए थे। और उसी समय मेरा बेटा भी कनाडा में पढ़ने चला गया। मेरे ब्रदर सिस्टर भी दुबई में रहते हैं, और कुछ बिजनेस काम से, कुछ अपने पर्सनल घूमने के इंटरेस्ट से मैंने लगभग 43 कंट्रीज अच्छा। को
ट्रैवल किया है, कुछ बिजनेस पर्पज से, कुछ घूमने के पर्पज से। जी। मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति अगर कोई भी अफोर्ड कर सकता है, या बहुत से तरीके ऐसे हैं कि जहाँ बिना खर्चे हुए भी आप अपने घर से बाहर निकल सकते हैं, तो आपको जो एक्सपोजर मिलता है, जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, लोगों का कल्चर देखने को मिलता है, तो वो बहुत फायदेमंद होता है जब आप लोगों से डील करते हैं। एक समझ आपकी ब्रॉडर हो जाती है, व्यापक होता है, बराबर है। तो इसलिए मुझे काफी फायदा हुआ, अलग अलग कल्चर देखने को मिले, अलग अलग लोग देखने को मिले, और उससे एक खुद का अहंकार भी कम होता है, और आपको दूसरे को समझने का मौका भी अच्छा मिलता है। बिल्कुल, वो बात तो मेरे को भी लगता है, क्योंकि क्या होता है जब हम अपने ही उस सर्कल में रहते हैं, तो जैसे वो रहता है ना कि कूप मंडूक जैसे हो जाते हैं, हमें लगता है बस जो हमारा संसार वही बढ़िया है और हम ही लोग सबसे अच्छे हैं। लेकिन जब हम पूरे दुनिया में घूमते हैं तब हमको समझता है कि कितना कुछ दुनिया में ऐसा है सीखने लायक, और तरह तरह की उनकी जो कल्चर को जानते हैं। तो ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं, तो ये सच में एक मुझे तो लगता है कि जो भी हमारे युवा वर्ग हैं और जो इस बात को लोधा जी की सुन रहे हैं, तो उनको बड़ा फायदा हो सकता है कि वो कुछ पैसे बचाएं और हर साल कहीं ना कहीं घूम कर आए। तो इंडिया में घूमे, कहीं पे भी हाँ, कहीं भी घूमे, यानी बाहर अपने शहर को छोड़ कहीं, यानी घूमने से एक तो क्या रहता है, एक रिफ्रेशमेंट वाली बात अलग, पर दूसरी बात ये होती है कि आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी जी। तो लोधा जी, आप अपने काम को लेकर और अपने लिटरेचर को लेकर जो आपने लिखा है, उसमें आपने एंशिएंट जो बातों को बहुत अपनी बुक में लिखा है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है कि हमारी एक जर्नी होती है। हमारा बचपन है जो एजुकेशन में चला जाता है, फिर थोड़ी जवानी आती है तो परिवार को बढ़ाने में, कमाने में, उसमें चला जाता है। धीरे धीरे आपका झुकाव फिर सोशल सर्विस की तरफ जाता है, जब आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह कम होने लग जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ या धर्म की तरफ उधर बढ़ने लग जाता है। तो जब मैंने दोहा लिखना सीखा और भगवत गीता को पढ़ा और 700 श्लोक के दोहे बनाए, तो दोहे ही नहीं बने, मेरे अंदर एक अध्यात्म का विकास भी हुआ, एक अध्यात्म का जन्म हुआ। उसके बाद मैंने करीब 6 शास्त्र है टोटल जो मैंने ट्रांसलेट किए हैं। तो एक आध्यात्मिक मतलब दृष्टिकोण आने लग गया। जी जी जी। मैंने जैनिज्म पढ़ा है, बुद्धिज्म थोड़ा बहुत पढ़ा है, हिंदुइज्म में काफी कुछ पढ़ा है, और एक दूसरे के अंदर क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्या समानता है, क्या विषमताएं हैं, वो एक जानने की कोशिश की। और रेगुलर मैं मेडिटेशन भी करता हूँ। तो अभी मैंने एक नया प्लेटफॉर्म भी चालू किया है, शास्त्रार्थ करके है। मीन्स शास्त्र का अर्थ, एक्चुअली में हमारे जितने भी शास्त्र है वो सब संस्कृत में रचित है, और सब 2000 2,500 साल 1,500 साल पुराने शास्त्र है। और संस्कृत भाषा आज की तारीख में लुप्त होती जा रही है। कई विद्वानों ने उनके हिंदी अनुवाद किए हैं। आज की जनता है वो आज इंग्लिश चाहती है। तो उनको मैंने कभी साथ साथ करके एक प्लेटफॉर्म चालू किया है। अच्छा, तो ये कहाँ पर है? चितनवी सेंटर में हम हर महीने एक बार मिलते हैं, जिसमें हम एक स्पीकर को बुलाते हैं, और आइदर कोई शास्त्र पे या उस शास्त्र के किसी श्लोक के ऊपर उसको एक्सप्लेन करने को बोलते हैं, या कोई चैप्टर पे। तो अलग अलग लेते हैं, भगवत गीता है, अष्टावक्र गीता है, अलग अलग कई सारे शास्त्र हैं। पिछली बार हमने ये सिखिज्म क्या है उसके ऊपर किया था, तो जैनिज्म के ऊपर। तो ऐसे अलग अलग जो भी हमें स्पीकर मिलते हैं उनको हम बुलाते हैं। तो ये 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है, पौन घंटे से 1 घंटे जो वक्ता होता है वो अपना विचार रखता है, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर रहते हैं। तो जस्ट ट्राइंग टू अनलॉक द स्क्रिप्चर्स बेसिकली। बहुत अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। नहीं तो यानी अभी आप अध्यात्म, दर्शन, सभी कुछ जो आपने पढ़ा है वो लोग भी उससे परिचित हों और जाने और समझे कि ये क्या बढ़िया चीज है जिसे पढ़ना जरूरी है। नहीं तो कई लोग दूर से दर्शन देख के सोचते ये तो हमारे बस का नहीं है, लेकिन उसको आप सरल बना रहे हैं, स्पीकर बुला रहे हैं और उसको सरल भाषा में समझा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप और कुछ संदेश देना चाहें हमारे श्रोताओं को, या कुछ अपनी बात बोलना चाहें तो आप बताइए। लास्ट में मैं एक ही संदेश दूंगा कि मैंने जितना भी शास्त्र पढ़े हैं वगैरह,
अगर जैसे आप भगवद गीता की बात करें तो कहते हैं कि आप मुक्ति की या जो भी बात करते हैं तो उसमें कर्म योग, ज्ञान योग और संन्यास योग, राजयोग, इस तरह से आप मुक्ति पा सकते हैं। हाँ। तो उसमें मेरा जो निचोड़ आया वो ऐसा है कि अगर व्यक्ति 3 सिद्धांतों का पालन करे तो वो बहुत सुखी रह सकता है। अच्छा। उन 3 सिद्धांतों का उद्गम इस तरह से है कि जैसे हमारा जन्म होता है और सबसे पहले हमारा इंटरेक्शन अपनी माता से होता है और माता का हमने देखा है कि वो एक अनकंडीशनल लव देती है बच्चे को, है ना। उसको अच्छा बच्चा नहीं चाहिए होता है, उसको बच्चा चाहिए होता है। बाप को हमेशा अच्छा बच्चा चाहिए, है ना। तो माँ का एक अनकंडीशनल लव देने की एक प्रवृत्ति होती है, लेकिन जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम उस प्यार को भूल जाते हैं। माँ की तरफ भले याद रहे लेकिन लोगों को प्यार करना भूल जाते हैं। करेक्ट। हम हिंसा करते हैं, हम बुरा व्यवहार करते हैं, लोगों को हर्ट करते हैं। हाँ। तो पहला मेरा सिद्धांत ये समझ में आया कि कोई भी लिविंग बीइंग है उसको हमें दुख नहीं पहुंचाना है, हाँ। न मन से, न वचन से, न काया से। तो वो एक है कि लव ऑल बीइंग, ये मेरा पहला सिद्धांत है। अच्छा। जिसको कि भगवद गीता में आप कह सकते हैं भक्ति योग की तरह का है, मतलब प्रेम की बात कही है जिसमें। अच्छा। दूसरा सिद्धांत है कि जो हमें अपने पिताजी से मिलता है, अगर आपने देखा होगा पिता कुछ भी हो जाए अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने बच्चों को पालना, अपने माता पिता की सेवा करना, उसकी थ्रू आउट लाइफ जो है उसकी ड्यूटी करने के अंदर चली जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि कुछ मिले नहीं तो ड्यूटी भी नहीं करना चाहते हैं, है ना। सास बहू के प्रति ड्यूटी नहीं करती है, बहू सास के प्रति नहीं करती है। हम ऑफिस में भी उतना ही काम करना चाहते हैं जितना जरूरी है, जितनी तनख्वाह मिल रही है। तो हर रोल में हमें एक ड्यूटी मिलती है। तो अगर हम हमारी ड्यूटी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करें तो वो उसमें आपको फल ज्यादा बेटर मिलेगा। जैसे गीता भी कहती है कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। हाँ। तो डू योर ड्यूटी। तो वो जो कि ये कर्म योग से रिलेटेड है। हाँ। तो ये मेरा सेकंड प्रिंसिपल है, डू योर ड्यूटी। और तीसरा है कि हमें जो तीसरा व्यक्ति जीवन में मिलता है वो होता है गुरु। अच्छा। जो हमें शिक्षा देता है, हमें ज्ञान देता है, हमें कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में बताता है। तो वो जो ज्ञान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप डे टू डे एवरी टाइम यू कीप टेकिंग डिसीजंस एंड द क्वालिटी ऑफ योर डिसीजन कैन नॉट बी बेटर देन क्वालिटी ऑफ योर विजडम। करेक्ट। तो वो इम्पोर्टेंट है। और विजडम तब आता है जब आप अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी बातें पढ़ते हैं। तो आदमी को हमेशा ज्ञान लेते रहना चाहिए, जो कि ज्ञान योग जैसे गीता में कहा है। तो ये ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग है। इन तीनों पे मैंने ये 3 प्रिंसिपल निकाले। एक लव ऑल बीइंग, डू योर ड्यूटी, एनहांस योर विजडम। ये 3 अगर फॉलो करे आदमी तो जीवन, ठीक है पैसा मिलना नहीं मिलना, रोग मिलना नहीं मिलना, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा जीवन सुखी हो सकता है, शांतिपूर्ण हो सकता है, प्रेम पूर्वक हो सकता है। बिल्कुल। बहुत सुंदर बात बताई है आपने और बहुत उपयोगी, बहुत रोचक आपकी बातचीत रही। और आपने जो भी हमारी पौराणिक जो शास्त्र हैं उनको जो आज की परिस्थिति से जोड़कर और जिस तरह से उपयोगी बनाने की कोशिश की और 3 सिद्धांत के रूप में उसको आपने एकदम गागर में सागर कर दी वो वाली बात हो गई। तो इसके लिए मैं आपको बहुत अभिनंदन करती हूँ। आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूंगी लोधा जी, आपने अपना समय दिया। और श्रोताओं, मेरे को पूरी आशा है कि ये इंटरव्यू आपको भी बहुत पसंद आएगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।